देखिए बेटा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, ऑर्बिटल का मीनिंग आज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ऑर्बिटल वो वेल डिफाइंड पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन अपना समय बिताता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के टर्म में 90 to 95% होती है। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होती है, वो स्पेस ऑर्बिटल बन जाता है। और उस ऑर्बिटल की शेप हमने पढ़नी है, वो क्या क्या शेप्स होती हैं। हमारे सिलेबस में एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल है। इन तीनों की शेप्स हमारे सिलेबस में है। शेप्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। जैसे मान लो पुराने जमाने में एक राजा की जो प्रजा होती है, उसकी रेंज वो देखता है, मेरी प्रजा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। जहां जहां तक उसकी प्रजा फैली हुई है, वो अगर अपने किसी मुलाजिम को, अपने किसी सिपाही को कहे कि तू मेरी प्रजा की बाउंड्री खींच के, मेरी प्रजा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, और मान लो उसने वो बाउंड्री खींच दी, तो वो जो इमेजनरी बाउंड्री है उसके स्टेट की, उसके राज्य की, तो वो उसके राज्य का मैप बन गया। तो ये जो बाउंड्री हम खींचते हैं, ये इमेजनरी लाइंस है ना। ये थोड़ा ना वो राजा ने वो लाइन खिंचवा रखी थी। तो उसने देखा कि मेरे जो प्रजा है, मेरी जो जनता है, वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, वो जहाँ जहाँ तक फैली हुई है उसने उसको इमेजनरी लाइन में डाल दिया। जैसे अगर आप देखें, दिल्ली का भी एक मैप है। तो अगर आप ग्लोब को सैटेलाइट से देखें तो कोई मैप थोड़ा ना दिखता दिल्ली का, वो तो इमेजनरी लाइंस हैं। ऐसे हर स्टेट का एक मैप होता है। तो वो मैप क्या बना हुआ है धरती पे? नहीं बना हुआ। क्या हमारे देश में वो सीमा बंधी हुई है? नहीं बंधी हुई। वो तो इमेजनरी बाउंड्रीज होती हैं कि जहाँ पे हरियाणा के लोग बोल बैठे हैं, भैया वो हरियाणा हो गया। जहाँ पे गुजराती लोग बैठे हैं इस बाउंड्री में, ये गुजरात के हो गए। तो ठीक है, ऐसे एस पी डी एफ की शेप्स होती हैं। मतलब जहाँ जहाँ एस का इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में, वो रेंज, उसकी शेप अगर हम उसको बाउंड्री का रूप दे दें, इलेक्ट्रॉन की लास्ट लिमिट को बाउंड्री का रूप दे दें, तो वो बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद जो शेप बनती है वो उस ऑर्बिटल की शेप कहलाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। देखिए, एस ऑर्बिटल का एल जीरो होता है, आप जानते हैं। एम एल भी जीरो हो गया। एम एल जीरो का मतलब ओनली वन ओरिएंटेशन। और केवल एक ओरिएंटेशन का मतलब केवल एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मींस ओरिएंटेशन। कभी कभी ना हम पूछते हैं ना बच्चों से, हाउ मेनी ऑर्बिटल आर देयर इन एस, तो बच्चा कहता है एक। और अगर हम पूछते हैं हाउ मेनी ओरिएंटेशंस, पॉसिबल ओरिएंटेशन आर देयर इन एस, तो बच्चा कहता है पता नहीं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस ऑर्बिटल। तो एस का एल जीरो है, एम एल जीरो है, मतलब एक ही ओरिएंटेशन है। जानते हैं एक ही ओरिएंटेशन किसके लिए पॉसिबल है? ओनली पॉसिबल फॉर स्फेयर। स्फेयर ही एक ऐसी शेप है जिसकी केवल एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। मतलब जैसे मर्जी घुमा लो। अगर आपके पास स्फेयर है, बॉल है मान लो स्फेरिकल, आप उसको घुमाओ और आप उसकी आंखें बंद करके उसको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन, अलग उसकी पोजीशन बदल दो और फिर घुमाओ, आपको लगेगा एक ही तो बात है। अगर इस बॉल को उठा के थोड़ा सा मैं घुमा के रख दूं, मैं कोई ये रही बॉल, आपको सर एक ही तो चीज है, कोई अंतर थोड़ा है। और जैसे मर्जी घुमा लो एक जैसे घूमेगी, जैसे मर्जी घुमा लो एक ही तरीके से घूमेगी। तो स्फेयर ही तो एक ऐसी शेप है जो एक ही ओरिएंटेशन रखती है। तो इसीलिए एस ऑर्बिटल की शेप क्या निकाली हमने, क्या कही गई कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। और दूसरी बात, नॉन डायरेक्शनल। मतलब एस का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कोई दिशा नहीं होगी। जैसे ये जैसे स्फेयर है, जैसे मान लो स्फेयर है कोई भी एक, मान लो उसके अंदर
कोई एक छोटी सी डॉट रख देते हैं जिसको सराउंड कर रही है, तो मतलब आप इधर भी जाएंगे तो वो चीज मिल रही है। मान लो एक 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 राजा की जो प्रजा है उसकी बाउंड्री खींचने के बाद हमने स्फेरिकल शेप मिली, तो इसका मतलब क्या है? तो उसका जो राज्य है वो नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब उसकी प्रजा इस डायरेक्शन में भी मिल सकती है, उसकी प्रजा इस डायरेक्शन में भी मिल सकती है, उसकी प्रजा इस डायरेक्शन में भी मिल सकती है, हर डायरेक्शन में उसकी प्रजा मिल रही है, तो नॉन डायरेक्शनल कहलाएगी नहीं कहलाएगी वो। तो जो एस ऑर्बिटल होता है, पहली बात तो स्फेरिकल शेप में निकलता है और दूसरा नॉन डायरेक्शनल होता है। अब ये नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग क्या है मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है? तो अगर आपको एस ऑर्बिटल आर, पहली बात स्फेरिकल इन शेप, दूसरी बात नॉन डायरेक्शनल। अब इस नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग जरा देखते हैं क्या होता है। मान लो ये न्यूक्लियस है और हमने 1s के इलेक्ट्रॉन को 1s के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में पिरोया। मतलब हमने देखा 1s का इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाया जाता है, यहां होता है, यहां होता है, यहां यहां, मतलब जहां जहां उसका इलेक्ट्रॉन मिला हमने उसका डॉट लगा दिया और हमने सारी इमेजेस को एक ही इमेज में पिरो दिया, सारी इमेजेस को एक ही इमेज में पिरो दिया। सारी इमेजेस को एक ही इमेजेस में पिरो दिया। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां तक जा सकता है, वो हमने उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकाली कहां कहां पे हो सकती है। तो जहां जहां उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 90 to 95% हो सकती थी हमने उसका डॉट लगा दिया वहां पर। और अगर मैं इस डॉट को इमेजनरी लाइंस की बाउंड्री से पिरो दूं, ये तो ये शेप हमें स्फेरिकल शेप दिखाई देती है। और नॉन डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप न्यूक्लियस से इस एक्स एक्सिस की तरफ जाओ तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वाई एक्सिस की तरफ जाओ तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जेड एक्सिस की तरफ जाओ तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मिलेगा ऐसी गारंटी नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मिल सकता है, इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल था। तो एस का जो इलेक्ट्रॉन था 1s का इलेक्ट्रॉन, उसकी मल्टीपल इमेजेस बनाई, एक ही इमेज में सारी इमेजेस पिरो दी और हमने फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को एक इमेजनरी बाउंड्री में पिरो दिया और उस इमेजनरी बाउंड्री की शेप क्या निकली? स्फेरिकल। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, नॉन डायरेक्शनल। और अगर मैंने 2s का बनाया, मान लो 2s का, जानते हैं 2s का जब इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो न्यूक्लियस के अराउंड, आप एक बात बताओ, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, तो कोई इंसान अगर यहां से खड़ा होकर देखेगा तो उसको फर्स्ट भी दिखेगा सेकंड भी दिखेगा। तो जब आप 2s के इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो आपको सबसे पहले किसका इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा? 1s। 1s का तो दिखाई देगा नहीं देगा, तो ये 1s का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको और हमने 1s के इलेक्ट्रॉन को इमेजनरी बाउंड्री में पिरो दिया, वो तो स्फेरिकल था ही था। फिर हमने 1s में जब देखा तो 2s का इलेक्ट्रॉन एक गैप के बाद दिखाई देना शुरू हुआ, मतलब एक गैप में 2s का इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दिया और इस गैप के बाद 2s का इलेक्ट्रॉन दिखाई देना शुरू हुआ। ये रहा 2s का इलेक्ट्रॉन। ये जो बाउंड्री है ना, ये मैंने पहले बना दी पर एक्चुअली बाउंड्री बाद में बनाई होगी इस इलेक्ट्रॉन को एक सीमा में बांधने के लिए, एक बाउंड्री में बांधने के लिए। तो जो रेड कलर की बाउंड्री मैंने पहले बनाई है एक्चुअली वो बाद में बनाई होगी। तो ये 1s और 2s का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पर अगर आप देखें 1s और 2s के बीच में गैप दिख रहा है जहां पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिख रहा है आपको वो गैप? 1s Yes, sir. के बीच में गैप देख पा रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो जो गैप होता है ये वाला गैप, मैं थोड़े अलग कलर से बनाता हूं, वो जो गैप होता है ये वाला गैप, दिस गैप इज नोन एज नोड। तो नोड की भी डेफिनेशन आती है, डिफाइन नोड। तो आप कहेंगे नोड इज डिफाइंड एज अ 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब नोड न्यूक्लियस के अराउंड वो 3-dimensional स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि नोड में साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साई स्क्वायर की, याद है साई स्क्वायर का मतलब क्या था? कोई बताएगा? साई स्क्वायर का मतलब So the probability of getting an electron around the nucleus. इन गिवन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। शाबाश। हाँ तो सर, नोड में साई स्क्वायर की वैल्यू क्या लग रही है मेरे बच्चे फिर? 0।
जीरो हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर एट नोड इज जीरो। तो 2s में कितनी नोड दिखाई दी आपको? ओनली वन। तो आप गैस कर सकते हैं 3s में कितनी नोड होंगी? ये रहा न्यूक्लियस। टू आपको पहले नोड्स। किसका इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा? आपको पहले 1s का इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, फिर आपको किसका इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा? West. 2s का दिखाई देगा। बनाने का तरीका देखो ना, जैसे मैं बना रहा हूं आप भी एग्जाम में ऐसे बनाना। और कई बच्चे तो शेड भी कर देते हैं, शेड भी कर दोगे तो भी गलत नहीं है। ये 2s का हो गया। 2s के बाद फिर आपको किसका इलेक्ट्रॉन दिखाई देना शुरू होगा? 3s का। Yes. मैं जानता हूं परफेक्ट स्फीयर नहीं बन पा रहा बच्चों, पर आप समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेन तो मैं आपको मैसेज जो देना चाहता हूं वो आप तक पहुंच ही रहा है ना। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3s। हाउ मेनी नोड्स? हाउ मेनी नोड्स इन 3s? बताओ कितनी दिख रही है आपको? 2। शाबाश। एक तो ये रही और एक ये रही, 2 नोड्स। एक 1s और 2s के बीच में और एक 2s और 3s के बीच में। फिर बच्चा अपने आप सोच लेता है सर मैं समझ गया। मैंने कहा क्या समझ गया? बच्चा कहता है सर 4s में 3 नोड्स होंगी। बच्चा सही है जो ये समझ गया? गलत है ये बच्चा? सही सोच रहा है बच्चा, गलत सोच रहा है? सही सोच रहे हैं सर। सही सोच रहा है, बढ़िया बच्चा है। ठीक है, तो इस नोड्स को नाम दिया जाता है स्फेरिकल नोड्स। एक और नाम होता है रेडियल नोड्स। नाम एक ही है। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। तो बताओ 5s में बताओ 5s में कितनी स्फेरिकल नोड्स होंगी? फॉर्मूले से सिखाऊं? n और माइनस एल माइनस वन। n माइनस एल माइनस वन 4। तो s ऑर्बिटल क्लियर है बच्चों? नोड की डेफिनेशन बोल दी थी, अगर किसी ने नहीं लिख पाया तो दोबारा क्लास को रिवाइंड करके देख सकता वो। ठीक है, और फॉर्मूला फॉर गेटिंग स्फेरिकल और रेडियल नोड इज n माइनस एल माइनस वन। कोई डाउट जी? नहीं सर। देखिए, अब एक और नोड होती है जिसका नाम है, नोड दो तरह की होती है बच्चे। नोड तो मतलब समझ गए ना, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। एक तो होगी स्फेरिकल नोड्स। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? आपको नहीं हो रही? नो सर। किसी को नहीं हो रही? नो सर नहीं हो रही। नो सर नहीं सर। नहीं, पहले भी नहीं हो रही थी। सर नहीं पहले पहले हो हो रही रही थी। थी सर, अभी पहले नहीं हो रही थी। अब आ जाओ। यस नोट्स सर दो अब तरह आ की गई। होती हैं, स्फेरिकल नोट्स। स्फेरिकल नोट्स का एक और फॉर्मूला क्या बताया, नाम क्या बताया मैंने बच्चों? रेडियल नोड्स। फॉर्मूला क्या है? n माइनस एल माइनस वन। और एक होती है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन नाम से क्लियर है, इसका एक और नाम है एंगुलर नोड। नोडल प्लेन का मतलब ये होता है वो इमेजिनरी प्लेन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। वो इमेजिनरी प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं वापस उस पेज पे आता हूं, इसलिए मैंने पेज डिलीट नहीं किया था। ये वाले पेज पे आते हैं। आ जाओ, इस पे आपने देखा 1s भी बना हुआ है, 2s भी बना हुआ है, 3s भी बना हुआ है। आप कोई एक इमेजिनरी प्लेन मान लो 1s में कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन मान लो, कोई भी जो आपका मन करे। चलो ये प्लेन मान लेते हैं, राइट? अब बताओ क्या इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के डॉट आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे। क्या इस प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो सकता?
No, अब sir. आप एक काम करो, आप ये वाला इमेजनरी प्लेन मान लो, क्या लगता है इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? है sir. है। Yes, sir. तो आपको कोई ऐसा प्लेन दिमाग में आता है कि सर इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? नहीं है, इसमें है ही नहीं कोई प्लेन, यानी कि हर प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, Yes, sir. तो हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर इन 1s? 0. 0। थोड़ा मैं आपको अलग अंदाज से सिखाता हूं, अलग अंदाज से। मान लो आपके पास चाकू है, नाइफ है, राइट? नाइफ है आपके पास, आपने इस नाइफ से ये एक फल मान लो, ठीक है, कीवी मान लेते, कीवी में डॉट्स होते हैं ना वाइट ब्लैक ब्लैक कलर के। तो आपको अगर मैं कहूं इस नाइफ से इसको काटो, तो कोई ऐसा प्लेन है जहां पे रेड कलर के डॉट्स नहीं आएंगे या सीड्स नहीं आएंगे? हर प्लेन में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा प्लेन ही नहीं है। आप मैं आंखें बंद करके भी लाइन खींचू ना, मैंने आंखें बंद करके लाइन खींची ये वाली, अब बताओ इस लाइन पे रेड कलर के डॉट है नहीं है? बिल्कुल है। आंखें बंद करके मैंने लाइन खींची है, डायरेक्ट बिल्कुल है। आंखें बंद करके मैं लाइन खींच रहा हूं, बिल्कुल डॉट है। आंखें बंद करके लाइन खींच रहा हूं मैं, वाकई में आंखें बंद करके लाइन खींच रहा हूं, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकती है लाइंस, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन है नहीं है? बिल्कुल है। तो एस में कोई ऐसा प्लेन ही नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। अच्छा 2s में देखना, 2s में है ए, आओ जी, इलेक्ट्रॉन मिला, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन मिला, हर प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, Yes, हर sir. हर प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कोई भी प्लेन इमेजिन कर लो, इसमें भी काट लो, कहीं से भी काट लो इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पक्की बात है हर लाइन पे मिलेगी आपको, यानी कि इन 1s 2s 3s हाउ मेनी नोडल प्लेन्स? हाउ मेनी नोडल प्लेन्स? 0। 0. 0. इसलिए नोडल प्लेन का भी एक फॉर्मूला होता है, कहां था, यहां था। इसलिए नोडल प्लेन का भी एक फॉर्मूला होता है। नोडल प्लेन का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे एल। एल ही नोडल प्लेन होती है। जैसे 1s हो, 2s हो, 5s हो, सबके लिए एल की वैल्यू कितनी है? 0. प्लेन सभी में नोडल प्लेन कितनी होंगी? समझ में आ गई बात? और अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स का फॉर्मूला बताऊं? एल से एल कट गया, कितना आ गया? तो आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए जी, अभी आगे चल के आएंगे। स्फेरिकल नोड्स n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड्स एल, टोटल नोड्स n माइनस 1। चलिए अब शुरू करते हैं पी। हाँ, एक और भी होता है, ये एनसीईआरटी में है ये टॉपिक, कि आपको कह सकता है साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, आर मतलब स्मॉल आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ फॉर 1s। 1s मैं 1s को जल्दी जल्दी बना दूं, पहले तो बड़े साफ साफ बना रहा था। ये न्यूक्लियस था, ये उसकी बाउंड्री थी, वैसे बनाता रहता हूं, फिर अब बनाता हूं तो बन नहीं रहा मुझसे, ठीक है। ये उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो आर है ना, स्मॉल आर, न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, ये आर, ये आर है, ये आर है, दिस इज आर। तो कह रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, साई स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा 1s के लिए? तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। तो एज द डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है, एज द डिस्टेंस
of electrons from the nucleus increases, probability of finding electron decreases. This is for 1s. पर अगर मैं यही ग्राफ 2s के लिए बनाता, ये रहा न्यूक्लियस, 2s में क्या प्रॉब्लम होगी बताओ? पहले किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी? 1s की, फिर एक गैप के बाद नहीं, और फिर एक गैप के बाद फिर इलेक्ट्रॉन दिखाई देना शुरू हो जाएगा. लाइक दिस. तो ग्राफ क्या बनेगा? ये आर है, ये आर है, ये आर है. तो न्यूक्लियस से प्रोबेबिलिटी कितनी डिक्रीज होगी आर जाने से देखते हैं. तो पहले तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी. जीरो क्यों होगी बताओ? नोड, Node. पर नोड के बाद फिर इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गया, फिर डिक्रीज हो गई. तो यहां पे नोड कहां दिखाई देगी? ये रही नोड. यानी कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस बाद नोड दिखाई देगी. वो तो ऑब्वियस है, 1s और 2s के बीच में गैप नहीं होगा. क्या आप गैस कर सकते हैं व्हाट विल बी द ग्राफ? ये 2s के लिए बनाया मैंने. व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर 3s? मैं ड्रॉ नहीं करूंगा 3s को, 3s को ड्रॉ नहीं करूंगा. मैं उम्मीद करता हूं आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए. 2 times x-axis. Square 2 times versus zero. r. The graph will be like this. This is one node, this is another node. अब टच मत करना. So how many nodes you observe? 1. 2. So I think you can simply draw for 4s as well. मैं 4s डायरेक्ट बना दूं. ये देखो ऐसे बनेगा 1 2 3 एंड सो ऑन. समझ में आया नहीं आया बच्चे? मैंने एक्सिस नहीं बनाई. तो एनसीईआरटी में है, ये ग्राफ बनाइएगा, जरूर करिएगा. पर मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में नहीं है वो आपको नहीं पढ़ा रहा. मैंने आपको सारा पढ़ाना है. ठीक है मेरे बच्चों? अगर आपको लगता है कि सर फालतू पढ़ा रहे हो, आप उसको क्विट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, आप उस क्लास को छोड़ सकते हो. पर मैं अपना पूरा फर्ज निभाऊंगा, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेबस में है नहीं. ठीक है मेरे बच्चों? सेकेंड इज फॉर पी ऑर्बिटल. स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Yes, sir. अच्छा, पी में एल कितना होता है? एमएल की जितनी वैल्यूज होती हैं उतने ऑर्बिटल होते हैं. पर मैंने आपको आज एक नया शब्द बताया, ओरिएंटेशंस. थ्री ओरिएंटेशंस, तीन दिशाएं. यानी कि पी का इलेक्ट्रॉन तीन दिशाओं में मिलेगा. या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा, या वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा, या जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगा. और जब पी के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किया गया तो देखा गया दैट पी ऑर्बिटल इज डम्बल्ड इन शेप and having directional characteristics. मतलब एक पर्टिकुलर दिशा में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी. यानी कि px का इलेक्ट्रॉन केवल x एक्सिस के अलोंग मिलेगा, ऐसे py का y के अलोंग और pz का z के अलोंग मिलेगा. चलो बनाने की कोशिश करते हैं. 2p को बनाते हैं. 2p को ये रहा मान लो न्यूक्लियस, और ये मान लो एक्स एक्सिस. मैं एक्स एक्सिस अलग कलर से बनाता हूँ, तो ब्लैक से बना देता हूँ अभी. से दिस इज एक्स एक्सिस. जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किया गया ना बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इधर मिली एक्स एक्सिस के, या आधी इधर मिली एक्स एक्सिस के. कि एक्स में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इसमें एक पॉजिटिव पोल पाया गया और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई गई. आधी इधर पाई गई,
आधी इधर पाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मतलब मैंने जो सीमा है वो पहले ही बांध दी है। मेरी बात समझ रहे हैं? असूलन मुझको करना क्या चाहिए था? मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाने के बाद उसको बाउंड्री दिखानी चाहिए थी। तो कहीं आप मिसलीड मत हो जाना, गलत फहमी के शिकार मत हो जाना। हमने पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी और उसको इस सीमा में बांध दिया हमने, और वो उसकी शेप कहलाएगी। यानी कि ये कभी भी मत सोचना कि ये जो डंबल शेप मैंने बनाई है ये एटम के अंदर बनी होती है। ऐसी कोई शेप नहीं होती मेरे बच्चों। अगर आप सैटेलाइट से धरती को देखेंगे तो क्या आपको भारत का नक्शा दिखाई देगा? क्या आपको दिल्ली का या कश्मीर का या बंगाल का या पंजाब का नक्शा दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अरे इनका छोड़ो, किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री का नहीं दिखाई देगा। वो तो इमेजनरी बाउंड्रीज है ना बच्चों, जो हमने बना दी। ठीक है, तो ऐसे ही ये बाउंड्री एटम के अंदर नहीं होती है। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने एक शेप में पिरो दिया कि यहां से बाहर नहीं जा रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो शेप हो गई। और शेप कैसे निकली? डबल, और एक डायरेक्शन पे थी, तो इससे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस बिकम 2px। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ फॉर 2py। मान लो न्यूक्लियस है तो ये y एक्सिस मान ली जाए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आधी ऐसे पाई गई और आधी ऐसे पाई गई डंबल शेप में। ये जो डॉट्स होते हैं ना, एग्जाम में आप नहीं भी बनाओगे ना चलेगा, ये नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। शेप से बनाना, क्योंकि आपसे तो शेप पूछी गई है ना। आपसे तो पूछा जाएगा 2py बनाओ, तो ये लो 2py बना दिया। हाउ विल यू ड्रॉ 2pz देन? तो से इसको न्यूक्लियस मान लिया जाए। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस। तो इसके अलोंग बना दो। आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगी, आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगी। और डॉट बनाना ये आपका ऊपर है, ये आपकी। उसने तो शेप कही है ना टीचर ने, शेप बना तो दिया आपने। दिस बिकम्स 2pz। अच्छा, मुझको कोई बताएगा 2px में, 2px में जो मैं ये प्लेन बना रहा हूं, ये कौन सा प्लेन बना रहा हूं? नेम दैट प्लेन। देखते हैं आपको प्लेन की कितनी नॉलेज है। Y. प्लेन में दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, दो एक्सिस होती हैं। तो इसमें एक वाई एक्सिस होगी, एक जेड एक्सिस होगी। तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? 0 है। अगर मैं चाकू लूं और इस प्लेन पे चला दूं, अगर मैं चाकू लूं इस प्लेन पे चला दूं, तो एक डंबल ये अलग हो जाएगा, एक डंबल ये अलग हो जाएगा। तो चाकू यहां चल जाएगा। इस चाकू पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आई? 0। तो बताओ ये जो चाकू चला ये कौन से प्लेन पे चलेगा? ये किस प्लेन पे चाकू चलेगा बताओ? YZ. ये वाई जेड प्लेन पे। चाकू तो प्लेन में चलेगा ना, चाकू एक लाइन पे थोड़ा चलेगा। आप जब केक काटते हो वो एक प्लेन से केक कटता है, नहीं कटता? ठीक है, तो बताओ वाई जेड प्लेन ये कौन सा प्लेन कहलाएगा फिर? नोडल प्लेन। आपको समझा कि नोडल प्लेन की बात कर रहा था मैं आपसे। तो Yes, sir. दिस वाई जेड प्लेन इज अ नोडल प्लेन। ठीक है मेरे बच्चे? आप बताओ फिर 2py के लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा? XZ. बहुत बढ़िया। 2px z के लिए नोडल प्लेन कितना होगा? कौन सा? XY. XY. बहुत बढ़िया। तो 2px हो, 2py हो, 2pz हो, इनके लिए नोडल प्लेन कितने हैं? 1। जानते हो क्यों? क्योंकि p का l कितना होता है? 1। मैंने कहा ना नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है? l ही नोडल। L. अभी तो बताया आपको। और अगर मैं 2p की जगह 3px बनाता, मान लो x एक्सिस है, तो 3px पता कैसे बनेगा? मान लो ये किसका हो गया? ये किसका इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने? मैं डॉट नहीं लगा रहा ना, शेड कर देता हूं। आप भी शेड कर दो। अब 3p का ये होगा, ये 3px का बना रहा हूं। ये लो
ये लो, थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम नहीं बना, माफी चाहता हूँ। तो एक 2p का लोब बनाया मैंने, एक 3p का लोब बनाया। ये 3p का लोब है। तो आपको लग रहा है 2p और 3p के लोब के बीच में गैप है, कुछ दिख रहा है आपको? वो गैप जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ये दिख रहा है आपको? ये जानते हैं कौन सी नोड कहलाएगी? ये कौन सी नोड कहलाएगी? एक ही बात है, ये कहलाएगी रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, जो आपको बात कर रहा था। तो 3px में कितनी रेडियल या कितनी स्फेरिकल नोड्स हैं? 1. 1. 1। फॉर्मूला क्या था उसका, याद है? N N minus minus L L minus minus 1. n माइनस एल माइनस 1। तो पुट करो 3 माइनस 1 माइनस 1। तो अच्छा 3px में नोडल प्लेन बताओ। 3px में नोडल प्लेन एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, कितने होंगे? 3px में भी जो ये वाला प्लेन होगा, ये जो प्लेन बनेगा, 1 plane. ये भी तो yz प्लेन ही है। तो इसमें भी नोडल प्लेन तो एक ही हुआ, नहीं हुआ? Yes, sir. तो नोडल प्लेन एक, रेडियल नोड एक, तो हाउ मेनी टोटल नोड्स इन 3px? 2. 2। और याद है मैंने टोटल नोड का एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर N पहले? minus N 1. minus 1. पुट करो n माइनस 1 पुट करो। यानी कि ये जो दो नोड हैं, इनमें से एक नोडल प्लेन है और एक स्फेरिकल नोड है। समझ में आ गई बच्चे बात? 4px बना के दिखाऊं? और मैं आपको 4px बना के दिखाता हूं। इतना नहीं आता, मैं थोड़ा सा अप लेवल करा रहा हूं मेरे बच्चों, इतना नहीं आएगा स्कूल के एग्जाम में, इतना नहीं आता। मान लो न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, इतना बड़ा होता नहीं है। तो ये किसका लोब बनाया मैंने? टू पी का। कलर चेंज करता हूं मैं। ये किसका लोब बनाया बच्चे मैंने? 3p. ये 4p का बना रहा हूं। अब गैप आराम से दिख जाएगा ना मेरे बच्चे? ये रहा। अब देखो कितनी नोट्स दिख रही हैं आपको, स्फेरिकल नोट्स देखो। एक 2. एक ये और एक ये। बच्चा कहता है 4। बच्चा बता 4 कैसे गिन लेता है? बच्चा कहता है सर ये भी तो है, ये भी तो है। नहीं, मैं आपको बताता हूं क्यों। जो नोड ये है ना, ये वही नोड ये है। जो नोड ये है ना, वही नोड ये है। ये नोड वहीं तो एक्सटेंड हो रही है, वहीं तो जा रही है। आपको दिखाऊं? दिखाता हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। मैं नोड पे पट्टी चलाऊंगा, एक नोड पे पट्टी देखना। ये नोड चल रही है, ये नोड चल रही है। ये एक ही तो नोड हुई, नहीं हुई बच्चे? बताओ, अब क्लियर है? ये एक नोड हुई, ये दूसरी नोड हुई, ये वाली। अब क्लियर है? जो ब्लैक कलर का हिस्सा क्या है वो? हाउ मेनी नोड्स? 2. 2। शाबाश। ये कौन सा बनाया मैंने? 4px. एक्स बनाया। अगर ये एक्स एक्सिस है तो बताओ इसमें भी नोडल प्लेन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ? yz. वाई जेड रहेगा। गुड। तो 4px में कितनी नोट्स आई मेरे बच्चों? 4 माइनस 1 माइनस 1। ये तो कौन सी नोड हुई? Spherical. या रेडियल। और इसका L1 है, तो एक ही इसके अंदर नोडल प्लेन हुआ, एंगुलर नोड। टोटल कितनी होगी इसके अंदर? 3। 3. 3. और फॉर्मूला क्या था मैंने भी सिखाया? टोटल N minus. N minus 1. n 4 है 1 है। तो
ये फॉर्मूले से सीखना, फॉर्मूले से सीख लो, मैं तो आपको प्रॉपर बना के दिखा रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है। आपको यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स और बोहर मॉडल में एक अंतर बताऊं, मैं आपको दिखाता हूं। बोहर ये कहता था ये फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन, बोहर ये बात करता था, Orbits. ऑर्बिट्स की बात करता था बच्ची। इसीलिए पुरानी बात बताना जरूरी होता नहीं होता बच्चे, ये बोहर बात करता था। पर क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि नहीं, जो 1s का इलेक्ट्रॉन है वो इस रेंज में कहीं भी हो सकता है। ये नहीं कि इसी लाइन पे चलेगा, वो थोड़ी नजदीक भी हो सकता है, और नजदीक भी हो सकता है, और नजदीक भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी 3 डायमेंशनल मोशन करेगा। और बोहर की अगर मैं मोशन की बात करूं, तो बोहर की ये जो मोशन है, कौन सी मोशन लग रही है आपको? 2 डायमेंशनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स पहली बात ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी हो सकता है, इसके पास भी हो सकता है, थोड़ा इससे दूर भी हो सकता है। और दूसरी बात 3 डायमेंशनल मोशन की बात करती है। याद करो, याद करो, ये याद है? Yes, sir. पार्शियल, पार्शियल डेरिवेटिव। तो Yes, sir. पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड, तीनों एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफाइन करती है, तो 3 डायमेंशनल मोशन को डिफाइन करती है। तो डिफरेंस लग रहा है आपको बोहर मॉडल और क्वांटम मैकेनिक्स में? Yes, sir. देखो मैं आपको एक चीज और, देखो इतना मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, तो मुझको थोड़ा सा और डिटेल में जानने में मात्र 5 मिनट लगेंगे, पर वो वर्थ है बताना। मान लो ये पी है, पी में 3 होते थे ना, ऐसे बनाते थे ना मेरे बच्चे, ये किसकी वैल्यूज हैं? Orbitals. ML. एमएल की, गुड। तो यहां पर एक कन्वेंशन है, जो P0 है वो PZ मानी गई है, Z एक्सिस, और -1 और +1 को क्या माना गया है? X or Y. एक्स है, वाई कुछ भी मान लो, मैं आपको बताता हूँ। बच्चा कहता है मैं समझा नहीं, बच्चा यहाँ पर ऐसी शक्ल बनाता है, कोई बात नहीं, आपको समझाता हूँ, ऐसी शक्ल मत बनाओ, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको आया 3PZ, चलो 3P के लिए क्वांटम नंबर आए, तो 3P के लिए क्वांटम नंबर क्या होंगे? N3। ML क्या लिखोगे? -1. -1, 0 0, 1. +1. पर मान लो आपको 3P के लिए नहीं आए, आपको 3PZ के लिए आए। अब Z के लिए ML कितना है देखो, 0. 0। तो अब आप ML 3 में से 0 लिखोगे बस। और स्पिन तो आप जानते ही हैं, +, हाँ ये तो हर कोई बच्चा लिख ही देता है। मान लो आपको 4Px के लिए आए, सारे क्वांटम नंबर लिखो, ये तो 4 है, L1 है, ML 3 होते हैं, -1 भी होता है, 0 भी होता है, +1 भी होता है, पर पूछा किसके लिए है? X. तो बताओ फिर क्या करेंगे? तीनों हटा दो, +, तीनों हटा दो। तो x के लिए -1 भी वैलिड है और +1 भी वैलिड है, तो क्या लिखे फिर? +, और -1। और स्पिन तो हम जानते ही हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, मुझे समझ में आया मैंने क्या किया ये? yes sir. तो बताना जरा 5Py के लिए क्या क्या होंगे क्वांटम नंबर? सोचो सोचो सोचो। N is equal to 5, L is equal to 1, ML is equal to +, MS is equal to +, बहुत बढ़िया। Yes, sir. किसी को डाउट है इस बच्चे ने जो आंसर दिया? No, sir. अच्छा, 5Py में नोडल प्लेन कौन सा होगा बताना? XZ. XZ. बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत तो नहीं है ये इतनी, या तो बता दो y के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है? y के परपेंडिकुलर प्लेन, प्लेन थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं पढ़ा है 11th में भी या 12th में? ये सर थोड़ा बहुत 11th में भी है। थोड़ी बहुत तो नॉलेज है ना आपको प्लेन की। 2 कंपोनेंट होते हैं ना, x और y, y और x, या y और z, इस तरीके से पढ़ेंगे आप। आगे तो 3D भी आएगी मैथ्स में, ठीक है मेरे बच्चों? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जी आप।
अब मैं डी ऑर्बिटल स्टार्ट कर रहा हूँ। सर बोलो। सर ये n-1 से क्या आता है सर, ये बता दो। इस पेज पे था, मैं दिखाता हूँ। इस पे था। इस पे था बच्चे, ये देख। n-l-1 आपको क्या बताता है? रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स। और जो l की वैल्यू होती है वही एंगुलर और नोडल प्लेन होती है। तो टोटल नोड कितनी होंगी? इन दोनों को जोड़ दो। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो l से l कट जाएगा। देखो ना, n-l-1 प्लस l, तो आंसर कितना देगा? n-1। तो n-1 किसका फॉर्मूला हो गया? टोटल नोड्स। तो टोटल नोड में दो तरह की नोड होती हैं, एक स्फेरिकल नोड्स और दूसरी एंगुलर नोड। ठीक है बच्ची? ओके सर। आगे बढ़ते हैं, डी ऑर्बिटल की बात करते हैं बच्चे। देखिए, डी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू होती है 2, तो एम एल कितने हो गए टोटल? Total 5. यानी कि कितनी ओरिएंटेशंस? 5। 5. 5. 5 ऑर्बिटल्स मतलब। डी में 5 अलग अलग ओरिएंटेशंस आती हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर। टोटल ये 5 शेप्स बनती हैं। आपको ये सारी की सारी याद करनी है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ये आप सबको याद करने हैं हर हालात में। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, इसमें मैं एक चीज बता देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता देता हूं, ये जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाले होते हैं ना, ये इनकी शेप एक्सिस के अंदर होती है। और ये जो स्क्वायर वाले ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनकी शेप एक्सिस के ऊपर होती है। अभी बता रहा हूं अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या है और इन बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या है, अभी बता रहा हूं। जैसे डी एक्स वाई है, ये याद करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। डी एक्स वाई का मतलब ये है कि डी एक्स वाई एक्स और वाई एक्सिस के अंदर होगा, डी वाई जेड वाई और जेड एक्सिस के अंदर होगा, डी जेड एक्स जेड और एक्स एक्सिस के अंदर होगा। और ये जो है ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ये जेड एक्सिस के ऊपर होगा। ये आपको बनाने के तरीके में आसानी रहे इसलिए मैंने ये बताया, थोड़ी सी आसानी रही इसलिए मैंने आपको बताया। तो इन बिटवीन द एक्सिस एंड अलोंग द एक्सिस। और हाँ, इस पे भी मैं आपको बता दूं, इस पे भी एक कन्वेंशन है, ये भी सीख लो। हालांकि नॉर्मली हम एंट्रेंस के बच्चों को सिखाते हैं कन्वेंशन, सीबीएसई में कोई नहीं पूछता इनको। ये भी सीख लो मेरे बच्चे, देर कितनी लगनी है बताने में। ये होते हैं ना 5, -2 -1 0 +1 +2। तो ये जो बीच में होता है ये होता है डी जेड स्क्वायर। ये कन्वेंशन है, आपको याद करनी है एज इट इज, सीबीएसई में कोई नहीं कराता। और ये जो ये वाले हैं ये एक्स से शुरू होने वाले, एक्स से शुरू कौन हो रहा है? एक्स से कौन शुरू हो रहा है और कौन शुरू हो रहा है एक्स से? और जो बच के वो ये वाले हैं। ये समझना है तो टेंशन मत लेना, सीबीएसई में नहीं है। क्या क्या बच गया? डी वाई जेड बच गया। तो आपको क्वेश्चन कराता हूं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। 3D जेड स्क्वायर N3 L2 ML, वैसे तो 3 5 होनी चाहिए, -2 से +2, पर अब बात किसकी हो रही है? Z square. जेड स्क्वायर में 0 हो जाएगा। ये याद करना है आपको। और जैसे ये होता 4D XY
तो शेल तो फोर्थ है, सब शेल सेकंड है। ml 5 होते हैं -2 से +2, पर मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, देख के बताओ डायग्राम से क्या लिखूंगा, या -2 या +2, +2 या -2। एक लास्ट केस हम कराए तो उससे आपको क्लैरिटी और आ जाएगी। 5DYZ शेल कौन सी है, सब शेल कौन सी है, ऑर्बिटल 5 होते हैं -2 से +2, कौन सा लिखना है बोलो। -1 और +1। ये ठीक है मेरे बच्चों। और शेप्स की बात करते हैं, मेन तो शेप्स हैं, ये तो कोई नहीं पूछता, मेन तो हमने शेप से डील करना है। देखिए मैंने आपको बताया, जब आप 3D XY ड्रॉ करें तो एक एक्स एक्सिस दिखा देना, एक वाई एक्सिस दिखा देना, असूलन से ये तो न्यूक्लियस होता है ये। तो मैंने आपको बताया 3D XY हो, YZ हो या ZX हो, इनमें ऑर्बिटल कहां बनते हैं, अलोंग द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। डबल डबल बनेगा, एक यूं और एक यूं, बस। डॉट अंदर बनाने वो आपकी इच्छा है, बना सकते हो, उसके लिए मना नहीं कर रहा मैं। तो इलेक्ट्रोनेसिटी है, इधर मिलती है, इधर मिलती है, या इधर मिलती है, या इधर मिलती है, और एक्स और वाई एक्सिस के अंदर मिलेगी। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए 3D YZ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, मान लो ये Z एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, मान लो, मानने में क्या जाता है, मानने तो एक्स और वाई भी तो मानते हैं हम। तो एक लोब इसके अंदर बना दो, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, डिफ्यूज शेप होती है इस तरीके से, ठीक है। डॉट आप बना सकते हैं। मान लो आपने ZX बनाना है, तो से दिस इज Z एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस, रिज्यूम भी तो करना है। तो एक डंबल यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा, डॉट आप खुद बना सकते हैं। बचता है ये 3D X² माइनस Y², ये बचता है। अब लॉजिकली इसकी शेप कैसे बननी चाहिए, एक्सिस के ऊपर, मान लो न्यूक्लियस है ना, तो एक डबल यू बना देना और एक डबल यू बना देना, एक्सिस के ऊपर डबल बनेगा। सो दिस इज शेप ऑफ 3D X² माइनस Y²। और सबसे इंटरेस्टिंग शेप बनती है 3D Z² की, इसीलिए हर टीचर पूछता है उसको। जो 3D Z² होगा ना, ये भी एक्सिस के ऊपर ही आएगा, Z एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो एक तो लोब ये बनेगा, एक तो लोब ये बनेगा, और इसके ऊपर एक डिस्क बनेगी इस एक्सिस पे। ये XY प्लेन पे बना रहा हूं, ये XY प्लेन है ये, अगर आपको प्लेन की नॉलेज है तो। जैसे अगर मैं पूछूं ये ये Z एक्सिस है, मान लो ये 0 हो गया, तो ये जो मैं डिस्क बना रहा हूं ये किस प्लेन पे बन रही है, बता सकता कोई? XY। ये XY प्लेन पे चल रही है, ये जो है, ये जो ट्रैक चल रहा है ये XY प्लेन है। ये डिस्क ये बनानी है आपने, ध्यान रखनी है।
ये डोनट शेप की तरह होती है, इसलिए इस शेप को डोनट शेप भी कहा जाता है। डोनट होता है ना, बेकरी शेप पे, बेकरी शॉप पे मिल जाएगा डोनट। डोनट ऐसी शेप का तो होता है बच्चे, ऐसे ही तो होता है डोनट। ये डोनट इसी शेप का तो मिलता है बेकरी शॉप पे। वड़ा मान लो, डोनट नहीं खाया तो वड़ा तो खाया होगा। तो डोनट शेप की ये रिंग होती है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये z एक्सिस होती है, और इस पर एक लोब ये होता है और एक लोब ये होता है। अब क्लियर है? Yes, sir. दिस इज डी जेड स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप का नाम क्या है? डोनट शेप। तो ये तो रही डी ऑर्बिटल की शेप्स। अब फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन बनता है जो हर टीचर पूछेगा आपसे। गिव अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखो मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, आपके पास सबके पास नोट्स हैं ही, नहीं है तो इस नंबर पे मांग लेना मुझसे। ऐसे नंबर लिखने से मुझको फायदा ही होता है। मैं यूट्यूब पे डालता हूँ तो बच्चे यूट्यूब पे मुझको व्हाट्सएप करके नंबर पे नोट्स मांग रहे हैं आजकल। चलिए देखिए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस जो है, मैंने आपको हमेशा सिखाया और आगे भी बताऊंगा। कभी भी दो चीजों का डिफरेंस आए ना, कभी भी, तो सबसे पहला पॉइंट कोशिश करो उनकी डेफिनेशन लिखो। कोशिश ये करो डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। तो ऑर्बिट तो आपको बताया था, बोहर ने क्या कहा था ऑर्बिट क्या होता है? बोहर ने ऑर्बिट तो यही कहा था ना। Path where Orbit is defined as well-defined circular path around the nucleus in which electron revolves. ये well-defined path है around the nucleus where the electron revolves. तो ऑर्बिट की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं कि ऑर्बिट इज डिफाइंड एज well-defined path, well-defined circular path भी बोल सकते हैं, well-defined circular path around the nucleus where electron revolves. और फर्स्ट पॉइंट ऑर्बिटल का क्या बन जाएगा? उसकी डेफिनेशन, इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल लिखना जरूरी है। इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कितनी? 90 to 95%। डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आप सुन नहीं रहे हैं। इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो डिफाइन ऑर्बिटल तो टीचर अलग से भी पूछ सकता है। सेकंड पॉइंट कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, ये उसकी सर्कुलर मूवमेंट, टू डायमेंशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो इट रिप्रेजेंट अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ प्लेन। और इसमें इट रिप्रेजेंट space. इलेक्ट्रॉन इन अराउंड द न्यूक्लियस। यस, थ्री डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल मूवमेंट की बात करता है और ये थ्री डायमेंशनल। प्लेन हमेशा टू डायमेंशनल होता है ना बच्चे। सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा? इट रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ प्लेन। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या बन जाएगा? इट रिप्रेजेंट्स थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड डिफरेंस आपने बचपन में पढ़ा है कि ये सर्कुलर शेप के होते हैं, और नहीं, थर्ड डिफरेंस अभी बताता हूं। ऑर्बिटल्स आर ऑफ सर्कुलर शेप whereas orbitals are having different shape. Means s orbital is spherical, p orbital is dumbbell, d orbital is diffused, f is fundamental. इस तरीके से इनकी शेप होती है। तो all orbits are in circular shape whereas different orbitals are having different shape, जो हम अभी अब पढ़ के आए हैं। ये लास्ट डिफरेंस आप बचपन में पढ़ के आए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is 2n square, whereas maximum number of electron in an orbital is 2। चाहे वो s का हो, चाहे वो p का हो, चाहे वो d का हो, f को। याद नहीं क्वेश्चन करा रहा था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन d ऑर्बिटल? तो एक बच्ची ने कहा था 10, तो मैंने कहा था 2। ऑर्बिटल किसी का भी हो, चाहे d का ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आएंगे ना, विद अपोजिट स्पिन। भूल गई बात? तो देयर आर 4 डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका ये शेप ऑफ ऑर्बिटल मैंने अलग से कवर करवा दिया है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है।